वेलकम टू पीपी अकेडमी। क्या आपने सोचा है कभी कि अगर आपके स्कूल का प्रिंसिपल और आपका क्लास टीचर दोनों आपके लिए अलग अलग रूल्स बनाने लग जाएं तो क्या होगा? आप किसको फॉलो करेंगे? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी स्टेट की पुलिस को कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक है फेडरलिज्म। क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेके हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि फेडरलिज्म बेसिकली कहना क्या चाहता है, मतलब ये फेडरलिज्म है क्या। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको फेडरलिज्म से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। देखिए, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो डेफिनेशन कहती है हमारी कि ये एक गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर्स आर डिवाइडेड इस पूरी डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। यानी कि फेडरलिज्म क्या करता है, दो चीजों के बीच में पावर का बंटवारा करता है। परेशान नहीं होना, कैसे ये अभी हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ना, ये फेडरलिज्म जो है बना कैसे है। ये जो फेडरलिज्म वर्ड है ये बना है लैटिन वर्ड फीडस। अगर आप ये ध्यान रखेंगे ना, फीडस यानी ट्रीटी, ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको। यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, ट्रीटी या एग्रीमेंट। और ट्रीटी और एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में होता है या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, एक अकेला तो हो नहीं सकता है। यानी इसमें दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिनके बीच में आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके एक एग्रीमेंट होगा। जैसे कि दो दोस्तों के बीच में हो गया, किसी फैमिली के बीच में हो गया, इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा अभी हम धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर करेंगे कैसे। इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। यानी कौन क्या काम करेगा, ये इस दोनों के बीच में क्लियरली डिफाइंड है, डिवीजन ऑफ पावर। यही डिवीजन ऑफ पावर क्या है, ये एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट जो कह रहा है कि ट्रीटी एग्रीमेंट, और इसी डिवीजन ऑफ पावर की वजह से चीजें स्मूथली चल पाती हैं। कैसे चल पाती है ये हम थोड़ा आगे देखेंगे वीडियो में भी। फेडरलिज्म अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से वर्क करता है। जैसे यूएस में अलग तरह से काम करता है, इंडिया में अलग तरह से काम करता है। यूएस का और ऑस्ट्रेलिया का फेडरलिज्म अलग तरह से है, इंडिया का स्पेन का फेडरलिज्म अलग तरह से है। अभी हम देते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल लेके समझते हैं कि फेडरलिज्म के होने से फायदे क्या हैं और फेडरलिज्म के ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं। इन दोनों को एक बार आप समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए, बेल्जियम शोड हाउ फेडरलिज्म कैन सॉल्व प्रॉब्लम। यानी बेल्जियम ने अपनी कंट्री में फेडरलिज्म को फॉलो किया, जिसकी वजह से उनकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। कैसे किया इन्होंने, और उसी के अपोजिट श्रीलंका ने क्या किया, फेडरलिज्म को फॉलो नहीं किया। देखिए, बेल्जियम के अंदर दो तरह के लोग हैं, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग। बेल्जियम ने क्या किया, दोनों को इक्वल पावर्स दे दी। मतलब दोनों को हर चीज में सेम पावर्स थी, सेम राइट्स दिए गए थे, जिससे कि ये ना हो कि किसी एक को फील हो कि कोई एक ज्यादा पावरफुल है और कोई एक माइनॉरिटी है। और जो वहां की कैपिटल ब्रुसेल्स थी, वहां पर जो है दोनों को बराबर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, दोनों ग्रुप्स को।
दिस पावर शेयरिंग यानी कि जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग है, इन दोनों के बीच में जो पावर शेयरिंग हुई, इससे क्या हुआ, अवॉइड कंफ्लिक्ट, यानी किसी भी ग्रुप को अब ये नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, दोनों को सेम पावर्स थी। तो इससे क्या हुआ, अवॉइड कंफ्लिक्ट एंड मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वहां डाइवर्सिटी यानी दोनों को सेम राइट्स मिली हुए हैं, सेम पावर मिली हुई है, तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं पीसफुली। इसके अपोजिट श्रीलंका में क्या हुआ, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वहां पर, वो मेजोरिटी में है और तमिल स्पीकिंग वाले जो हैं वो माइनॉरिटी में है। तो उन्होंने क्या किया, सेंटर में इतना पावरफुल बना दिया उसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सारी जो पावर थी वो सिन्हल कम्युनिटी के पास चली गई, तमिल वाले जो है माइनॉरिटी में चले गए और इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। तो इससे क्या हुआ, इट लीड्स टू सिविल वॉर एंड डीप नेशनल डिवीजन। वहां आज भी इस तरह के डिस्प्यूट्स या दंगे वगैरह कुछ चलते रहते हैं। तमिल पीपल जो हैं अपने राइट्स के लिए वहां कंटिन्यूसली फाइट कर रहे हैं और बहुत दिनों से फाइट कर रहे हैं। तो ये होता है एक फेडरलिज्म का फायदा या नुकसान। आपकी बुक में दो तरह का फेडरलिज्म समझाया गया है, एक तो कमिंग टुगेदर और एक है होल्डिंग टुगेदर। दोनों को समझते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन। इसका मतलब ये है कि कोई कंट्री पहले से अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके अपने रूल्स रेगुलेशन थे, सब कुछ, वो इंडिपेंडेंटली रह रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि चलो आपस में मिलते हैं हम लोग और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके एक नया कंट्री बनाते हैं। समझने की बात है ये पहले खुद इंडिपेंडेंट थे, अलग से थे, इन्होंने आपस में अपनी मर्जी से आए और एक नई कंट्री बनाई जिसमें इनको इक्वल राइट्स यानी इक्वल पावर्स होते हैं। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आपस में आपने कुछ दोस्तों ने मिलके कुछ कंट्रीब्यूशन किया, सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया, 19-20 हो सकता है, बट लगभग सबने बराबर कंट्रीब्यूशन किया, और जो फंड इकट्ठा हुआ उस फंड का यूटिलाइजेशन ऐसे होगा जैसे सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक डिसाइड करेगा और फंड उसी के हिसाब से खर्च हो जाएगा। तो इसी तरह का है, क्योंकि आप सबने डिसाइड किया कि चलो हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, सबने कंट्रीब्यूट किया फंड में, और फंड जो है एक नई चीज बनकर आए जिसके ऊपर सबका इक्वल राइट है। तो यहाँ पर भी क्या है, सब इंडिपेंडेंटली खुद से आए हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर। वो लोग खुद आए हैं और एक नई चीज बनाई है। ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर, यानी सबके पास इक्वल पावर होती है, सारे दोस्तों के पास इक्वल पावर है। एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए में क्या है, वहां पर 50 स्टेट्स हैं जो कि सारे के सारे मिलके यूएसए बनाते हैं, और कोई भी स्टेट इसके अंदर से कभी भी अलग हो सकता है, चाहे तो वो रहे चाहे तो वो अलग हो जाए। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह का जो फेडरलिज्म है, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। और अब हम बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है कोई एक नेशन, वो अपने अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, समझने वाली बात है, कमिंग टुगेदर में पहले छोटे छोटे एग्जिस्ट कर रहे थे और वो दोनों मिलके एक नया बनाते हैं। यहाँ पर ये पहले से नया है, इसके अंदर के जो छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको इसने कुछ ना कुछ राइट्स दे दिए सेंटर ने कि आपस में आप कुछ ना कुछ करते रहो, बट मेजॉरिटी जो है होल्ड सेंटर के पास ही रहेगा। जैसे समझते हैं, देखिए, अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट टू मेंटेन यूनिटी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ ना कुछ पावर्स दी हुई हैं। फिर एक और लेवल पे गवर्नमेंट है, ये तो हो गई स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। यानी ये डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन ये क्या है, होल्डिंग टुगेदर। सबसे पावरफुल सेंटर है, उसके बाद स्टेट का नंबर आता है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है। तो सेंटर इज यूजुअली मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पूछा जाता है इंडिया में किस तरह का फेडरेशन है।
इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर वही होगा, इसको एग्जाम्पल समझेंगे जैसे कि आपकी फैमिली है और फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, किसको कितने पैसे मिलेंगे, किसको कहाँ जाना है, यानी मेजॉरिटी लग थोड़े थोड़े राइट्स सबके होते हैं, बट जो मेन राइट्स होते हैं, जो मेन होल्डिंग पावर होती है वो एक के पास होती है, यानी सेंटर बहुत मजबूत होता है इसमें। बाकी डिवीजन ऑफ पावर थोड़े थोड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब तक हमने क्या सीखा? फेडरलिज्म का मतलब फिडेस यानी ट्रीटी एग्रीमेंट होता है इसका मतलब, और मेन आपके दिमाग में आना चाहिए, यानी एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है, यानी कि पावर शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल। इंडिया के केस में क्या है, 3 लेवल पे हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। पावर ऑफ डिवीजन को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बांटा हुआ है जिससे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए एक है हमारी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। किसके पास कौन सी पावर रहेगी ये डिसाइड किया हुआ है। यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी, स्टेट का मतलब स्टेट के पास जो पावर रहेगी। जैसे यूनियन लिस्ट के मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए डिफेंस है ये यूनियन के पास है, स्टेट के पास पुलिस है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों मिलके रूल बनाएंगे, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज लॉज, तो ये है इंडिया का स्ट्रक्चर। बेल्जियम फेडरलिज्म डन राइट, यानी वहां पर फेडरलिज्म ने क्या किया, पीस हुआ, वहां पर लोगों में यूनिटी रही, डाइवर्सिटी मेंटेन हुई। और इसी के अपोजिट श्रीलंका में इग्नोर, वहां उन्होंने इग्नोर किया जिससे कि क्या हुआ, वहां कन्फ्लिक्ट हुए, सिविल वार हुई, क्राइसिस हुआ। यूएसए ऑस्ट्रेलिया ये किस चीज की एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर, ये हमें ध्यान रखना है। इक्वल स्टेट्स फॉर्म अ नेशन, यानी इक्वल स्टेट्स ने मिलके एक नया नेशन फॉर्म किया है। इंडिया और स्पेन का क्या है, होल्डिंग टुगेदर पावर डिवाइडेड टू हैंडल डाइवर्सिटी, यानी कि सेंटर स्ट्रांग है, स्टेट्स को इतनी पावर नहीं है कि वो खुद से अलग हो जाए, बट उनको काफी राइट्स दिए हुए हैं जिससे कि वो अपना डे टू डे वर्किंग, अपना फ्यूचर, अपनी इकोनॉमी ये सब मेंटेन कर सके। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि इंडिया ने फेडरलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ और क्या है इंडिया के अंदर फेडरलिज्म, क्या स्ट्रक्चर है। देखिए इंडिया की अगर बात करें तो पहले जो अगर हम दो तरह से स्टेट्स होते थे, जैसे प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट। ये क्या थे, इंडियन रूलर, अंडर इंडियन रूलर, और ये अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। इन दोनों के बीच में पावर का डिवीजन था। 19 थोड़ा बहुत ही था क्योंकि प्रिंसली स्टेट को बहुत ही सिलेक्टेड पावर दी गई थी, बट ये एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर एग्जिस्ट करता था ब्रिटिश के टाइम से ही। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेडरलिज्म। क्योंकि इसने सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर को डिफाइन किया था, सेंटर और प्रोविंसेस। इसके बाद
26 नवंबर 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, तो फॉर्मली जो है इंडिया में फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। तो ये तो थी हमारी कंट्री कहानी। और फेडरलिज्म हमारे यहाँ किस तरह से काम करता है, देखिए हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म है। कैसे है, देखिए 3 टियर गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। 3 टियर गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, सेंटर, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों के बीच में पावर का डिवीजन है। कैसे है, थ्रू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और अगर यूनियन में एक्सक्लूसिव पावर है, सिर्फ यूनियन ही रूल्स बनाएगा। स्टेट के अंदर जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रखा है। जैसे मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि स्टेट के अंदर जैसे पुलिस आती है, लैंड आती है, यूनियन के अंदर डिफेंस आएगा, फाइनेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है, कॉन्करेंट के अंदर एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज लॉज, इस तरह की चीजें आती हैं। बट अगर कॉन्करेंट इशू क्या आएगा, यहाँ तो एक्सक्लूसिव पावर दोनों की है, कॉन्करेंट में दोनों मिलके रूल बनाते हैं। अगर इसके अंदर डिस्प्यूट हो गया कॉन्करेंट के अंदर, तो सेंटर जो है मोर पावरफुल है, सेंटर विल प्रिवेल। और अगर फिर भी कोई डिस्प्यूट है तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोटेक्टर बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ये जस्टिफाई करता है कि किसी ने कोई लॉ जो बनाया है वो किसी दूसरे के एरिया का लॉ तो नहीं बना दिया है, ये काम है सुप्रीम कोर्ट का। यानी इस तरह से हमारे यहाँ फेडरलिज्म वर्क करता है और इसको हमने इस तरह से प्रोटेक्ट किया हुआ है, वेल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसका एज पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। Which of the following countries is an example of coming together? देखिए coming together और holding together दोनों के एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए, कम से कम 2-3 तो। इंडिया, देखिए पूछा क्या है, कमिंग टुगेदर। इंडिया में क्या है, होल्डिंग टुगेदर, क्योंकि जहां सेंटर पावरफुल हो गया, जहां सबको सेम पावर है, वो कमिंग टुगेदर। जहां सेंटर को ज्यादा पावर है, स्टेट्स को कम पावर है, वो होल्डिंग टुगेदर। तो इंडिया क्या है, होल्डिंग का है, तो ये नहीं हो सकता। यूएसए इसका एग्जांपल है, स्पेन, श्रीलंका, ये सब क्या है, होल्डिंग टुगेदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म? इसमें से फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो फेडरलिज्म का फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट वगैरह, ये इसमें पॉलिटिकल या फिर ब्यूरोक्रेसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो इस तरह से फेडरलिज्म में जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। सिंगल सिटीजनशिप, डिवीजन ऑफ पावर, तो देखिए डिवीजन ऑफ पावर फेडरलिज्म का तो बेसिक कंसेप्ट है, ये है जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी तभी तो डिवीजन ऑफ पावर होगा। एक ये जो सिंगल सिटीजनशिप है, इसका फेडरलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी इसका ये वाला जो ऑप्शन है ये फीचर नहीं है फेडरलिज्म का। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया रेजिडरी पावर्स आर वेस्टेड में। देखिए रेजिडरी क्या मतलब होता है, रेजिडरी मतलब बचा हुआ। तो जो हमने लिस्ट बनाई है, जैसे
3 लिस्ट है हमारी, कॉन्करेंट, स्टेट और यूनियन। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो इन तीनों में नहीं आता, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व होती रहती हैं और नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। जैसे कि पहले साइबर क्राइम नहीं था, आईटी एक्ट की जरूरत पहले नहीं पड़ती थी, क्लाइमेट चेंज पहले नहीं था, इस तरह की चीजें जो नया सब्जेक्ट आता है वो सारी पावर किसके पास होगी? देखिए, ये सारी चीजें होती है सेंट्रल के पास। जो भी रेजुडरी यानी तीनों लिस्ट में बटने के बाद भी अगर कोई चीज बच जाती है तो वो सेंटर के पास आएगी, वो ध्यान रखना है आपको। स्टेट के पास नहीं जाएगी, दोनों के पास सीधे कॉन्करेंट लिस्ट वाला होता है। लोकल गवर्नमेंट ये 3 टियर गवर्नमेंट का डिवीजन है। सही ऑप्शन है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।